हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, तेरा हक के शहीदों। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का इनसाइड पाकिस्तान शोहदा के नाम, और वो शोहदा जिन्होंने 6 सितंबर को 1965 को अपनी जान का नजराना देकर इस मुल्क के पाकिस्तान की, वतन पाकिस्तान की हिफाजत की। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह हमने वो दुश्मन जिसने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, उसने कोशिश की कि हम बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे थे। और जिस तरह हिंदुस्तान की जो फ़ौज थी, उन्होंने कहा कि हम लाहौर में चाय पिएंगे, लेकिन उसका जो जवाब मिला, ऐसा करारा जवाब मिला कि दुश्मन आज भी इस दिन को याद करके कांपता है। और ये जो शिकस्त है हिंदुस्तान कभी भी भूल नहीं सकेगा। और वतन के जो सबूत थे, उन्होंने मुल्क की मिट्टी पर कुर्बानी देकर ये साबित किया कि हम किसी भी तरह इस मुल्क के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। ये जज्बा, और ख़ास तौर पे शोहदाए पाकिस्तान जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और आज तक ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो नौजवान हमारे जो इस वतन के ऊपर अपनी जवानियाँ लुटाते हैं, और किसी भी तरह की मुश्किल सूरत हाल होती है, कोई ऑपरेशन होता है, जंग होती है, उसको ललकारते हैं और उसका सामना करते हैं। हमेशा जो गोली है वो अपने सीने पे खाते हैं। और यही वजह है कि आज भी ये मुल्क पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। और आज की जो ख़बर है, दहशतगर्दों ने कैलाश में 2 चौकियों पर हमला किया, 4 जवान शहीद हुए, 12 दहशतगर्द जो है हलाक किए गए। तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी दिन हो, किसी तरह का भी माहौल हो, लेकिन हमारे जो जवान हैं वो हमेशा चाको चौबंद रहते हैं और वतन अजीज़ के लिए हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। आज चूँकि मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदाए पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया गया, भरपूर रैलियाँ निकाली गईं और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं, हम इनके मकरूज़ हैं। और आर्मी चीफ़ ने भी अपने शोहदा के नाम पैगाम देते हुए कहा कि पाक फ़ौज और अवाम के दरमियान राब्ता हमारा हमेशा एक बहुत बड़ा असासा रहा, और फ़ौज के दरमियान और अवाम के दरमियान किसी भी तरह की जो रिश्ते पर वार करने की कोशिश है, उसको नाकाम बनाया है, बनाते रहेंगे। और पाकिस्तान के अवाम अपने अफवाज से बेहद मोहब्बत करते हैं, और जो शोहदा हैं उनकी वजह से ही आज ये मुल्क पाकिस्तान है, जो कि उसकी हिफाजत ये जवान कर रहे होते हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मुल्क के लिए। और जब हम पाकिस्तानी फ़ौज की बात करते हैं तो दुनिया की शायद ये वो वाहिद फ़ौज है जो इतने जज्बा ईमानी से लड़ती है, और हमेशा आप इनको सरहदों के ऊपर दिलजमी के साथ शहादत को गले लगाते हुए देखते हैं। इस पूरी हवाल पे, और ख़ास तौर पे 6 सितंबर हो या कोई भी जंग हो, और जो फ्रंट लाइन के ऊपर हमारे सोल्जर्स मौजूद होते हैं, हमारे ऑफिसर्स, हमारे कमांडर्स मौजूद होते हैं, वो कैसे लीड करते हैं और जज्बा ईमानी उनके अंदर कैसे जागता है, इस पूरी कहानी और इस पूरे पस मंज़र के ऊपर बात करेंगे। और आज एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो ख़ुद फ्रंट लाइन पर मौजूद रहे, जिन्होंने बड़े बड़े ऑपरेशंस देखे और अपनी ये खाकी वर्दी पहनकर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब, सीनियर दिफाई तज़ियाकार। मेरे साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। सब बड़ा मुश्किल होता है और एक ख्वाहिश भी होती है जब एक ऑफिसर, एक जवान ज्वाइन करता है आर्मी को, और उसका हलफ ही ये होता है कि अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, जान हथेली पे है और जान लुटानी पड़े तो लुटाएंगे, बल्कि ये तो एक सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। किस तरह देखते हैं इतना बड़ा, एक तो 6 सितंबर ज़ाहिर है इतनी बड़ी फ़ौज, उसका मुकाबला करना, उसका दिफा करना और उसको शिकस्त देना,
और दूसरा जज्बा ईमानी, और ये एक जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मुझे भी ये ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं भी फ्रंट लाइन पे के ऊपर हूँ। तो आप लोग तो वहाँ पे फेस करते हैं, दुश्मन को देखते हैं, ललकारते हैं, ये जज्बा ईमानी कैसे उजागर होता है? जी बिल्कुल ज़फ़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में बुलाया। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के वसातत से और K21 के प्लेटफॉर्म से मैं पूरे मुल्क का इंतहाई मशकूर हूँ कि सुबह से मैं देख रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पे भी जा रहा हूँ और मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहा हूँ कि कैसे पाकिस्तानी कौम ने आज दिफाए पाकिस्तान का जो दिन है उसको इंतहाई ज़ीर और मोहब्बत के साथ उसको मनाया। बेसिकली जो मैं शुक्रिया जो अदा कर रहा हूँ, ये जो सारी तकरीबात मुनक्कद हुई हैं इसकी वाइब हमारी ट्रुप्स पे और ऑफिसर्स तक पहुँची होंगी लाजमी, जिससे उनका जज्बा ईमानी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ होगा और जो बॉर्डर्स पे अपनी जानें निछावर करने के लिए तैयार खड़े हैं वो मज़ीद ताकत के साथ, मज़ीद मोटिवेशन के साथ वहाँ पे अब खड़े होंगे। और जैसे आपने कहा कि आप तो बॉर्डर्स पे होते हैं और पीछे आपको फील हो रहा है कि आप भी उसी जंग में खुद शामिल हैं, तो इसमें कोई शक नहीं, हम बाहर नज़रियाती या दिफाई जो बाहर बॉर्डर्स उनका कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आप नज़रियाती जो हमारे बॉर्डर्स हैं, एंकर्स पर्सन जो हैं, TV चैनल्स जो हैं, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, 1965 की जंग जो थी बेसिकली ये दूसरी जंग थी जो कश्मीर के सिलसिले में लड़ी गई। जब 1948 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन आई थी जिसमें कहा गया कि कश्मीर को राय जो प्लेबिसाइट का राइट देंगे, लेकिन इंडिया ने फिर उससे बिल्कुल डिसमिसिव मोड में चला गया और तकरीबन 17-18 साल गुजर चुके थे और डिस्पाइट के तमाम चीज़ों के वो बातचीत से मसला हल नहीं हो रहा था। तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान थे उन्होंने फैसला किया कि हम ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट बल्कि साथ मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे कश्मीर के अंदर। तो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और उससे पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर किया गया, जिसमें कि कश्मीर के अंदर रहते हुए जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी उसमें सपोर्ट दी गई, उसमें खातिर ख्वाह में कामयाबी भी हुई। लेकिन इंडिया ने बॉर्डर ओपन किया, इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन किया 6 सितंबर की जो है 5 और 6 सितंबर के दरमियानी रात को, और उनका था कि हम पहले हल्ले में लाहौर पे चढ़ दौड़ेंगे और जिमखाना में जाके चाय पिएंगे। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि वहाँ पर मेजर बलोच जैसे ऑफिसर्स जो हैं वो और मेजर राजा अजीज़ भट्टी जैसे जो मुहाफ़िज़ लाहौर के लाए बाद में वो मौजूद हैं, वो कैसे आगे लेकर आ सकते हैं। तो उस वक्त के चीफ आर्मी स्टाफ ने मेजर बलोच से कहा था कि अगर आप 2 घंटे के लिए होडियारा एक ड्रेन थी, एक नाला था, उस पर अगर रोक लिया तो लाहौर को बचाया जा सकेगा। तो उन्होंने 2 घंटे के बजाय 8 घंटे रोका। एक जो पहला मोमेंटम जब ये अटैक होता है तो बहुत शानदार होता है, उसमें टैंक्स और बख्तबंद गाड़ियां और भरपूर अटैक होता है। तो उसको 9 घंटे तक 90 हमारे सोल्जर्स से उनको रोका और फिर वहाँ से शौकत बलोच ने विड्रॉ किया और BRB केनाल पे आए जहाँ पे फिर राजा अजीज़ भट्टी ने बैटल ली और BRB की फिर वो बैटल लड़ी, जिसमें आखिर में उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्होंने 8 दिन बगैर खाए पिए और सोए हुए उन्होंने BRB के ऊपर लाहौर का दिफा किया था और एनिमी के अटैक का सारा मोमेंटम तोड़ा था। ये जो मेजर शफकत बलोच और मेजर राजा अजीज़ भट्टी की जो बहादुरी की दास्तानें हैं, ये बाकी दुनिया की जो फोर्सेस हैं उसमें एज ए टेक्स्ट बुक की मिसालों के तौर पे पढ़ाया जाता है कि ऐसे होता है कि जब जज्बा ईमानी इतना हो कि अब रेशियो आपका 1:5 1:6 का हो, आपका 1 जवान और इंडिया के 6 जवान हो, तो कैसे एक अटैक को रोका जा सकता है। तो बेहतरीन किस्म का मैंने 85 में कमीशन लिया और 86 से लेके अब तक जो 65 वॉर फॉलोड बाय 71 वॉर, इनकी जो बहादुरी के जो हमारे ऑफिसर्स की दास्तानें थी उनको लेके हम आगे चले और हमने फिर वही चीज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह कारगिल में भी, सियाचिन में भी और वॉर ऑन टेरर के अंदर भी। और अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉर लड़ने की भरपूर सलाहियत रखती है बल्कि अनकन्वेंशनल वॉरफेयर जिसमें अमेरिका खुद मार खा के गया भी अफगानिस्तान से, उसको भी लड़ने की जो है सलाहियत रखती है और वॉर ऑन टेरर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी हासिल की। इसमें कोई शक नहीं है, ये सब जिस तरह आप बता रहे थे और ये तो हम फील भी कर सकते हैं। अवाम का साथ था जब हम 65 की बात करते हैं, ख़ास तौर पे जज्बा था उस वक्त। ज़रा टेलीविज़न और रेडियो ही सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे एक आवाज़ थी, लेकिन अवाम भरपूर साथ थे पाक फ़ौज के और अवाम आज भी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फ़ौज के लिए, जो कि हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं, कोई हमारी पाक आर्मी है तो इसलिए नहीं, दुनिया भर में, कि जब तक अवाम की सपोर्ट ना हो तो फोर्सेस नहीं लड़ सकती हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अवाम हमेशा अपने अफवाज के साथ मोहब्बत करते हैं। और एक जो मोमेंटम है, जिस तरह आप फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं और यहाँ बैठ के जब
टीवी टॉक शोज़ हों या वैसे आम आवाम हों, तो वो जब अपने अफवाज को देखते हैं कि इस तरह शहादतें दे रहे हैं, फिर उसका जो एक इम्पैक्ट आता है आवाम के ऊपर, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो उस वक्त तो फील नहीं होती है। आप चूँकि फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं, तो जब फीडबैक आता है तो, और ये स्टोरीज़ अब ज़ाहिर है सिलेबस का हिस्सा भी हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और वो कितना एक जवान को चार्ज करता है कि नहीं, शहादत होगी, अगर हम गाजी हुए तो भी हमें इज़्ज़त से नवाजा जाएगा, शहादत होगी तो वो तो एक अलग ही रुतबा है। नहीं, पाकिस्तान आर्मी, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो जी, इसमें जो प्राइमरीली लोग ज्वाइन करते हैं पैसे के लिए नहीं करते। एग्जैक्टली, सैलरी तो होती ही बहुत कम, रिस्पेक्ट के लिए करते हैं। हम तो कनात पे गुजारा कर करके और फिर आखिर में रिटायर हो जाते हैं और समझ नहीं आती, फिर दोबारा दूसरी जॉब की तरफ जाते हैं। लेकिन वो जो 30 साल की जॉब, जैसे मैं 32 साल में ब्रिगेडियर रिटायर हुआ जी, कर्नल मेजर्स जो हैं थोड़ा जल्दी रिटायर हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसके बलबूते वो हर वक्त जान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपने गांव में छुट्टी जाते हैं, शहर में आते हैं, दोस्तों में मिलते हैं, आप मुमताज़ होते हैं कि ये वो शख्स है जो हमारे लिए गोली खाएगा और हमारे वतन की सरहदों की हिफाजत करेगा। अभी हालिया आपका बिल्कुल कंसर्न, आपने बिल्कुल इशारों में बात की कि शायद अवाम की सपोर्ट इस वक्त एटलीस्ट सोशल मीडिया पर डाइल्यूटेड नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है, ऐसी कतई बात नहीं है। ज़रूर ऐसा है, आपने देखा हो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉपर एक मुहिम थी जो यूरोपियन यूनियन में उन्होंने रखी हुई थी, जो रोबोटिक रिप्लाईज आते थे पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान जितनी कोई चीज़ आती थी उस पर नेगेटिविटी फैलाते थे। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी के जब भी कुछ सनसनी वाली खबर होगी तो फ़ौरन आपका आई कैच करेगा, पैनिक। अगर आपकी अच्छी खबर होगी तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, ये ह्यूमन साइकी है। तो इंडिया ने इसके ऊपर काफ़ी प्ले किया है और हमने कुछ ग्राउंड लूज भी किए हैं, लेकिन अब इसका जो है इदराक करने का और इसका मुकम्मल तौर पे इसकी आगाही जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को आ चुकी है। और अब वो जो थोड़ा बहुत पहले लूप होल देते भी थे उसको तमाम को प्लग इन करेंगे, बिकॉज ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है जिसमें नैरेटिव और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। और आप कोई भी जंग लड़ने जाएं तो उसका प्राइमरी मकसद क्या होता है कि आपके जो मुल्क की आवाम है उसकी विल टू रेजिस्ट, विल टू फाइट ख़त्म कर दें। तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में आप गलत नैरेटिव्स या एंटी आर्मी या एंटी स्टेट नैरेटिव्स फैला के इतना मायूसी फैला देते हैं कि उनको विल रेजिस्ट खत्म हो जाती है। तो लिहाजा यही वो कंसर्न था मेरा भी कि दुनिया भर की जब अफवाज की हम बात करते हैं और इवन हम भारत की भी जब बात करते हैं तो अवाम में उनकी मकबूलियत नहीं है। और हमारी अफवाज की स्पेशलिटी ये है कि उनको अवामी मकबूलियत ज़्यादा मिलती है, सपोर्ट बहुत मिलती है, मोहब्बत बहुत मिलती है। और यही वजह है कि किसी भी दुनिया की फ़ौज को अगर ये चीज़ें मिले तो वो भी नंबर 1 फ़ौज बन सकती है। लेकिन ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आज यौम शुहदा मनाया गया और जज्बा है, ये रीत भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रैक्टिस को छोड़ देंगे और इस जज्बे को अगर थोड़ा सा कम पढ़ने देंगे तो फिर हौसले भी पस्त हो जाते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने शोहदा को हर लिहाज से याद रखना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ को के साथ खड़े रहना चाहिए ताकि एक मोटिवेशन मिले। और आने वाली जो हमारी यूथ है वो भी ज़रा हमारे भी बच्चे जो है वो उन्होंने कमांड संभालनी है। आज आप रिटायर हो गए और आपका बेटा खुद इस वक्त सर्विंग ऑफिसर है, तो ये वो चीज़ है जो नस्ल दर नस्ल चलती है। बिल्कुल ऐसे ही। देखें आप जो आपने कहा कि कंसर्न शो किया आपने दोबारा से कि क्या शहीदों की इज्जत जो है हमें उसको जारी नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल वो जारी वो है, तो जारी है और जज्बे से सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीजें आ रही हैं कि शायद खुदा ना खास्ता इसके ऊपर कोई थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप गांव में चले जाएं, शहरों में चले जाएं, जहाँ पे किसी शहीद की कब्र है तो पाकिस्तानी झंडा अब भी ऐसी है। लोग अपने अजीजों की कब्रों पे जब फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं और लोगों को पता चलता है कि ये किसी शहीद की कब्र है तो वहाँ पे स्पेशल जाके दुआ पढ़ते हैं और वो फातिहा करते हैं, बिकॉज उसकी वजह से आज वो लोग कारोबार कर रहे हैं, उनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, पाकिस्तान पनप रहा। तो ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा ज़रूर है। इस तरह की मिसपरसेप्शंस फैलाई जा रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब जवानों को भी और लोगों को भी इसका खातिर ख्वाह इदराक हो चुका है। और मेरे ख्याल में अब पेरेंट्स के ऊपर भी इक्वल और पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर भी इक्वल जिम्मेदारी है कि अपने नौजवानों को बताइए, उनसे डिस्कशन कीजिए, बजाय कि उनको आप 6 इंच की स्क्रीन जो मोबाइल की सूरत में उनके हाथ में है, ये पेरेंट्स का भी जो है वो फ़र्ज़ बनता है जो कि 65 वॉर में जो एग्जिस्ट करते थे उनको बताएं, उनके दादा उनके नाना बड़े जो बुजुर्ग हैं बच्चों को बताएं कि किस कदर हमने मोहब्बत से। बड़ी वैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। नॉर्मली अगर हम अभी देखें तो एक्टिविटीज़ नहीं है, डिजिटल लाइफ है ज़्यादा और फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। हमने जो स्टोरीज 65 की पढ़ी नहीं है, सुनी है। नहीं, आप जब सिलेबस में जाते हैं तो वो तो एक अलग है, लेकिन मैंने अपने अब्बू से सुना कि 65 की वार उन्होंने कैसे लड़ी थी, फिर 71 की उन्होंने वार कैसे लड़ी। तो ये चीज़ें हमने स्टोरीज सुनी है।
आज के दौर में स्टोरी टेलिंग एक जो आर्ट होता था, पहले हम सब बैठते थे, जो सीनियर्स होते थे वो बताते थे घर में कि 65 की जंग में हमने ये किया, जैसे आज तो अब हम क्या रिपोर्ट देख लेते हैं या कोई किसी प्रोग्राम में, जिस तरह अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई रिपोर्ट चल गई, तो ये चीज़ क्यों कम हो रही है? न सिर्फ 65 की बात कर रहा हूँ, वैसे भी कि हम स्टोरी टेलिंग की तरफ नहीं जा रहे, और स्टोरी टेलिंग ही वो वाइड मोटिवेशन है आज भी जो आपको जोड़ती है। आप रीडिंग कर लें, आप रिपोर्ट देख लें, वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो मैं आपकी ज़बानी कोई स्टोरी सुनूंगा और आमने सामने बैठ के सुनूंगा। इसमें देखिए कोई शक नहीं, अब डिजिटल लाइफ आती चली जा रही, एक कमरे में बैठे हुए पूरा खानदान आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, मुंह पे नहीं कह रहे लेकिन उस मोबाइल के जरिए कह रहे हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्टिल पाकिस्तान में फैमिली वैल्यूज़ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। हमारे बुजुर्ग जिस घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो अब भी रूल करते हैं, वो अब भी मेरे फादर अगर मुझे कुछ कहते हैं, मैं खुद ऑलमोस्ट लाइक 52-53 ईयर्स का हो गया हूँ, उनके सामने मैं अब भी नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन इसमें ज़रूर है कि डिजिटल लाइफ ने उसको कुछ कम ज़रूर किया, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की अफवाज में आपस में मोहब्बत, मोटिवेशन और जज्बे का ताल्लुक है, वो अभी भी उसी तरह इंटैक्ट है। हम नेशनल आर्मी और हमारे चीफ आर्मी स्टाफ भी और बाकी ऑफिसर्स भी, जवान से लेके ऑफिसर जितना मर्जी सीनियर हो, हम सब जानते हैं कि हम आवाम के बगैर कुछ नहीं हैं। हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए हम वक्त तैयार। ये कोई रिपीटेड किसी बातें नहीं है, ये डे टू डे भी नहीं है, ऐसे फैक्ट है, ये फैक्ट है, एक्चुअल ऐसे बिल्कुल ठीक करें। और इसमें कोई शक नहीं है। 65 की जंग की हम बात कर रहे हैं, और 65 की जंग मेरे वालिद साहब खुद उस जंग के गाजी हैं, और वो जो स्टोरी जब वो खुद सुनाते हैं, मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूँ, तो स्टोरी टेलिंग जो होती है वो जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद अभी भी जो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि फैमिली में हम बैठे होते हैं तो हम डिजिटल लाइफ की तरफ जाते हैं, एक दूसरे को अगर दूसरे रूम से पानी भी मंगवाना है तो हम मैसेज कर रहे होते हैं। तो इस लाइफ से निकलना होगा हमें, थोड़ा सा चीज़ों से सबक भी सीखना होगा कि किस तरह हम, और उस वक्त हम किस तरह एक कौम बने थे। आज भी अल्लाह का शुक्र है एक कौम हैं हम। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी इश्यूज़ पे हम थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं, लेकिन कौमें जब एक शहीद आपके घर से शहादत होती है तो तब आपको एहसास होता है कि ये जो मुल्क है, ये वतन है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। और शायद शहादतें हो भी इसलिए रही हैं, ये मेरा ईमान है कि वो आपको मज़ीद जोड़ के चला जाता है, वो आपको मुल्क के साथ या जो आपका जज्बा ईमानी होता है उसको और मजबूत करता है। तो ये सब ये भी कितना इम्पोर्टेंट होता है कि फ्रंट लाइन पे आप लड़ रहे हैं। चूँकि मेरे वालिद साहब उन्होंने बताया कि उनके 15 जवान उनके साथ थे और उनमें से 12 शहीद हो गए, 3 बचे। तो वो देखिए, इतना आपका पूरा फ्रंट लाइन पे आप खड़े हैं, इतना बड़ा मोर्चा बना हुआ है, उसके अंदर आप मौजूद हैं, फिर 2, 4, 6 आगे जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, और उसके बावजूद आप मुकाबला कर रहे हैं, खड़े हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। और वो उस सूरत हाल से वो आप कैसे बाहर निकलते हैं कि आप गए 15 थे, आए आप वापस 3 हैं। आप सियाचिन की आप बात कर रहे थे, वहाँ पे जब कारगिल हुआ वहाँ पे इसी तरह शहादतें हुई हमारी थी, लेकिन ये जज्बा कैसे मोटिवेट करता है आपको, जज्बा ईमानी कैसे उजागर करता है कि नहीं, अभी हमने इन शहादतें तो हुई हैं, इनका भी बदला लेना और मुल्क का भी दिफा करना है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, आपके जब साथी शहीद होते हैं तो आपके दिल पे हाथ पड़ता है, और आप जिसके साथ आपने इतनी ट्रेनिंग कर रखी है, इतना अर्सा गुजार रखा है, आपकी जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स नहीं होती, वो फैमिली होती है। चाहे उसमें ऑफिसर्स हों, ऑफिसर से लेके एक सिपाही तक, आप सारे आपस में बने हुए होते हैं। आप एक दूसरे की फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स का, चाहियों का, बच्चों का, सबका पता होता है। प्रॉपर एक फैमिली ख़ानदान की तरह रहती है यूनिट। उसमें अगर कोई किसी की डेथ हो जाए, शहीद हो जाए, और आपके साथ लड़ते हुए शहीद हो जाए, गोली वो मेरे नाम पे भी आ सकती थी और मेरे भाई को साथ पे लग गई, इसमें कोई शक नहीं है, उसका ज़रूर एक दिल पे धचका पड़ता है। लेकिन चीज़ क्या दिल में क्या आती है कि ये पाकिस्तानी खातिर इसने जान दी, मेरे से ज़्यादा लकी है, मेरे से ज़्यादा अल्लाह को ये महबूब था, इसलिए अल्लाह ने इसको बुलाया। तो एक जज्बा मानी उस वक्त भी होता है जब आपके साथ उनकी मैयतें पड़ी होती हैं, और आप देखिए ना उसमें बदबू आती है, ना कोई उसमें उनकी बॉडी को कुछ होता है। आप 4, 5, 6 दिन बाद जब उनकी बॉडी से लेकर नीचे उतरते हैं, वो उसी तरह से फ्रेश होते हैं। तो वो आपको वहीं पे नज़र आ रहा होता है कि ये शहीद हैं। और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ से शहीद होकर दुनिया से हम जा चुके हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा लकी है। और इंशाल्लाह जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो वही लोग हमारी वहाँ पे सिफारिश करेंगे कि हमारी यूनिट का है, इसको एक्सक्यूज़ कर। इसमें कोई शक नहीं, और यही वो जज्बा है, और इसी जज्बे ने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है। और जो हमारे जवान हैं, यकीन करें यहाँ बैठ के बड़ा आसान है, हमने कुछ प्रोग्राम्स भी किए फ्रंट लाइन से,
ख़ुद हम जिस इलाके से हमारा ताल्लुक़ है वहाँ पे तो वैसे भी इंडियन आर्मी डेली बेसिस पे फायरिंग कर रही होती है। वाकई में बहुत मुश्किल होता है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन वहाँ पे नामुसाद हालात होते हैं, बारिश हो रही है, तूफ़ान आ रहा है, फिर भी आपने फ्रंट लाइन पे खड़े होकर ड्यूटी भी देनी है। आपने बिल्कुल भी 3-3 घंटे की शिफ्ट आपकी चेंज हो रही होती है। आपने जाना है, फिरना, खाना पीना, सब चीज़ें आपने मैनेज करनी है वहीं पे एक छोटी सी जगह के अंदर। तो हमें अपने मुल्क की और अपने अफवाज की कदर करनी होगी। अपने शहदा की जो कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी ही इसलिए हैं कि हम उनकी कुर्बानियों की कदर कर सकें और इस मुल्क के पाकिस्तान की कदर कर सकें। और आज वक्त का तकाजा है कि हमें मिलकर एक साथ आगे बढ़ना होगा। गलतियाँ कोताहियाँ सबसे होती हैं, कौमें गलतियाँ भी करती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीख कर जो अच्छी कौम होती है वो आगे बढ़ती है। इस पर मज़ीद बात करेंगे और जो आज अफसोसनाक वाक़या हुआ उसके ऊपर भी और मुल्क के हालात के ऊपर भी, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।